हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपीएससी का टेस्ट। तो चलिए शुरुआत करेंगे यूपीएससी के टेस्ट में। आज ये टेस्ट नंबर 3 है। इसके पहले मैडम ने बहुत सारे टेस्ट कराए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना समय गवाए। और एक सूचना कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि हैदराबाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हैदराबाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजाम उल मुल्क आसफ जाह मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। वही दूसरा है कि हैदराबाद राज्य लगातार मराठों के विरुद्ध संघर्ष में लगा हुआ था। कौन सा सही है? पहला सही है या दूसरा सही है? या तो दोनों कथन सही है या तो दोनों कथन गलत है। कौन सा हो सकता है इसमें? तो देखेंगे इसमें कि क्या पूछा हुआ है कि कौन सा कथन गलत है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछा था, कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, पूछा हुआ है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसमें कह रहा है कि निजाम उल मुल्क आसफ जाह मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। तो देखिए, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कथन गलत हो जाएगा। वही कह रहा है कि हैदराबाद राज्य लगातार मराठों के विरुद्ध संघर्ष में लगा हुआ था। तो ये कथन सही है। लेकिन यहाँ पर बताना क्या है, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? पहला कथन गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए लगाएंगे कि पहला कथन सही है। तो देखिए, हैदराबाद राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क आसम जाह मुगल सम्राट फारूक सियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक था, न कि औरंगजेब के। ठीक है, इसीलिए कथन गलत था। चलिए, तो क्या लगाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अकबर द्वारा शुरू की गई राजस्व प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया था? मनसबदारी, इक्ता, जब्त या जमींदारी। तो देखिए, इसमें से हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा जब्त। क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। तो अकबर के शासनकाल के दौरान उनके राजस्व मंत्री कौन? तो वो थे टोडरमल। कौन थे? टोडरमल ने एक दशक यानी 1570 से लेकर 1580 तक में एक व्यापक सर्वेक्षण किया, जिसमें फसल की पैदावार, कीमतों की, खेती के क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया गया था। और प्रत्येक फसल के लिए नगद भुगतान करना था। कौन सा? तो नगद भुगतान के लिए यहाँ पे किया गया था, नगद सैलरी भुगतान करने वाला तय किया गया था। वही राजस्व संग्रह के लिए व्यवस्थित का दृष्टिकोण क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था जब्त कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? तो जब्त कहलाता था। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में मध्यकाल में गोंड जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वे झूम खेती करते थे। दूसरा है जनजाति कई छोटे कुलों में विभाजित थी और प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था। और तीसरा है गोंड साम्राज्य का उल्लेख अकबरनामा में किया गया है। कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन देख लीजिए आप यहाँ पर कि केवल एक, केवल दो, या सभी तीन, या तो कोई नहीं। चलिए, देख लीजिए अब यहाँ पर क्वेश्चन और इसका आंसर करिए। तो भारत में मध्यकाल में गोंड जनजातियों के बारे में है। तो कह रहा है कि वो झूम खेती करते थे। ठीक है, तो गोंड जो समुदाय जो था वो झूम खेती करते थे, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कह रहा है कि जनजाति कई छोटे कुलों में विभाजित थी और प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था। तो देखिए, ऐसा होता था कि उसमें प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था, तो ये भी सही है। वही तीसरा कह रहा है कि गोंड साम्राज्य का उल्लेख अकबरनामा में किया गया है। तो देखिए, अकबरनामा अकबर के शासनकाल का इतिहास है। यह गढ़कांटका के गोंड साम्राज्य का उल्लेख करता है, जिसमें कितना है? 70,000 गाँव। कितना? 70,000 गाँव का उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा भी सही है। तो इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में वेट्टी शब्द का तात्पर्य निम्न में से क्या है? वेट्टी शब्द, ध्यान दीजिएगा, क्या है? वेट्टी शब्द कुषाण काल की सिक्का प्रणाली, या तो कर जो नगद में नहीं बल्कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, या तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, या तो भूमि राजस्व का रूप। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तमिलनाडु के चोल शासकों के विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्दों का उल्लेख है। कितना?
400 से अधिक शब्दों का उल्लेख किया गया है, 400 से अधिक। वहीं उनमें उनमें से वेट्टी सबसे अलग है। वेट्टी जो है सबसे अलग है, ये जो है वेट्टी सबसे अलग है, क्योंकि यह एक ऐसा कर नहीं था जिसे वस्तु के रूप में एकत्र किया जाता था, बल्कि यह जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर था। ठीक है, जबरदस्ती लिया जाता था, जबरन। तो क्या हो जाएगा इसका, ये वेट्टी का शब्द क्या हो जाएगा, जबरन कर लिया जाता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि राष्ट्रकूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मूल रूप से बादामी के चालुक्य के सामंत थे। दूसरा है कि राजा अमोघ वर्ष के फर्स्ट ने छत्री के रूप में आध्यात्मिक पुनर्जन्म के लिए हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया। और तीसरा देख लीजिए, तीसरा है राष्ट्रकूटों ने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया। कौन सा कथन सही होगा, केवल एक, केवल दो, या केवल तीन, या तो कोई नहीं। ठीक है, एकदम यूपीएससी मॉडल पे ये क्वेश्चन बनाया गया है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। तो देखिए राष्ट्रकूटों के संदर्भ में है ना, तो वे मूल रूप से बादामी के चालुक्य के सामंत थे। बिल्कुल सही बात है, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि राजा अमोघ वर्ष प्रथम ने क्षत्रिय के रूप में आध्यात्मिक पुनर्जन्म के लिए हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया। देखिए ये कथन गलत है, दूसरा वाला कथन गलत है। राजा दंती दुर्ग ने, न कि अमोघ वर्ष ने ऐसा किया था। क्षत्रिय के रूप में आध्यात्मिक पुनर्जन्म के उद्देश्य से ब्राह्मणों द्वारा संचालित हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान का आयोजन किया था। यहाँ पे अमोघ वर्ष के जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दंती दुर्ग हो जाएगा। दंती दुर्ग का नाम सुना है ना, दंती दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा, तो तीसरा देखेंगे यहाँ पर, राष्ट्रकूटों ने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। बिल्कुल सही बात है। जो अपने जब ये अपने चरम पर था तो राष्ट्रकूट साम्राज्य ने दक्कन के पठार के लिए एक विशाल क्षेत्र को घेर लिया था। तो तीसरा सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा, तीसरा सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, इसमें बी लगा देंगे। इसमें बी हो जाएगा तो क्या होगा, केवल 2 कथन सही है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में मुक्तियों को सौंपे गए कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्हें सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना था। दूसरा है, उन्हें अपने एकता में कानून और व्यवस्था बनाए रखनी थी। कौन सा कथन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 6। केवल एक, या तो केवल 2, या तो दोनों कथन, या तो कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसमें दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 7, दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करेंगे। क्या है कि मुगल सम्राट अकबर ने प्रशासन के संदर्भ में जब्त प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब्त प्रणाली, ठीक है, तो इसमें क्या है कि राजस्व खेती की निरंतरता और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर तय किया गया था। दूसरा है कि यह प्रणाली राजा बीरबल की देखरेख में विकसित की गई थी। कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल 2, या तो दोनों कथन, या तो कोई नहीं। चलिए इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा इसमें से बताइए। तो देखिए राजस्व खेती की निरंतरता और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर तय किया गया था, बिल्कुल सही है। यह प्रणाली राजा बीरबल के देखरेख में विकसित किया गया था, ये कथन बिल्कुल गलत है। ये राजा बीरबल नहीं होंगे, बल्कि कौन हो जाएगा, तो ये है टोडरमल। टोडरमल ने जब्त प्रणाली को विकसित करने और लागू करने पर अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल पहला कथन सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, केवल पहला कथन। समझ आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और उत्तराधिकारी प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुगल साम्राज्य ने सत्ता के सुचारू और संघर्ष मुक्त संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए ज्येष्ठाधिकार के नियम का पालन किया। वही दूसरा है कि मनसबदारी प्रथा में मनसबदार का पद जात नामक संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था। तीसरा है, मनसबदारों को अपनी जागीरों में निवास करने और उनका प्रशासन
करने का आदेश दिया गया था। कौन सा कथन सही होगा? देख लीजिए ऑप्शन पहले, तीनों कथन सही है या ऑप्शन 2 और 3 या तो 1 और 3 या तो केवल 2। चलिए आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 8, आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो देखिए मुगल साम्राज्य का ये था, ये है कि मुगल साम्राज्य ने सत्ता के सुचारू और संघर्ष मुक्त संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए ज्येष्ठाधिकार का नियम पालन किया था, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जहां सबसे बड़े बेटे को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलती थी, इसके बजाय ये जो सामुदायिक विरासत में विश्वास करते थे, जिसका अर्थ है संपत्ति को सबसे बीच सभी बेटों में विभाजित करना था। इसलिए क्या हुआ यहाँ पे नियम जो ज्येष्ठाधिकार का था ये नहीं है, जो कि इसमें क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ सिर्फ बड़े बेटे को नहीं बल्कि जितने भी बेटे हैं सभी को संपत्ति मिलेगी। वही दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कर रहा है कि मनसबदारी प्रथा में मनसबदार का पद जात नामक संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था। तो ये कथन सही है दूसरा वाला। और तीसरा वाला, तो तीसरा कथन देखेंगे क्या है कि मनसबदारों को अपनी जागीरों में निवास करने और उनका प्रशासन करने का आदेश दिया गया था। तो देखिए ऐसा कथन गलत है। अधिकांश मनसबदार अपनी प्रशासन नहीं करते, जागीरों में निवास नहीं करते थे या उन पर प्रशासन नहीं करते थे। उनको तो बस खाली वसूल करने के लिए दिया गया था ना, प्रशासन करने के लिए थोड़ी दिया गया था। तो इसमें तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, केवल डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमा का तात्पर्य भूमि राजस्व की निर्धारित राशि से था। दूसरा है भूमि राजस्व केवल नगद में एकत्र किया जाता था। तीसरा है अमील गुजार भूमि राजस्व संग्रह करता थे। और चौथा है कि आईने अकबरी में इस अवधि के दौरान उत्तरी भारत में तंबाकू को एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? देख लीजिए यहाँ पर केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4 या तो 1, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तो देखेंगे यहाँ पे इसमें से क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही नहीं पूछा हुआ है, गलत पूछा हुआ है। पहला कह रहा है कि जमा का तात्पर्य, एक मिनट थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, ठीक है। जमा का तात्पर्य भूमि राजस्व की निर्धारित राशि से था, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो जमा का है कि भूमि राजस्व व्यवस्था में 2 चरण शामिल थे, मूल्यांकन और वास्तविक संघर्ष। कौन सा है, मूल्यांकन हो जाएगा और वास्तविक संघर्ष हो जाएगा, तो बिल्कुल पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि भूमि राजस्व केवल नगद में एकत्र किया गया था, केवल, तो ऐसा कथन गलत है, दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि आमिल गुजार भूमि राजस्व संग्रह करता थे, तो ये तो थे आमिल गुजार, ये जो आमिल गुजार भूमि संग्रह करता, जो कि आमिल गुजार एक उच्च पदस्थ अधिकारी होता था जो किसी विशेष क्षेत्र से भूमि राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदारी होती थी। तीसरा सही है। वही चौथा ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है कि आईने अकबरी में इस अवधि के दौरान उत्तरी भारत में तंबाकू को महत्वपूर्ण फसल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, तो देखिए ये कथन गलत है। ये जो है आईने अकबरी में उत्तरी भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का उल्लेख नहीं है। अकबर और उसके सरदारों को पहली बार 1604 में तंबाकू मिला हुआ था, तो चौथा तो गलत हो गया। तो इसमें कौन कौन सा गलत है? पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, चौथा कथन गलत है। इसमें पूछा क्या है, गलत पूछा हुआ है, तो 2 और 4 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए फटाफट कमेंट करिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। जितने भी लोग लाइव है सभी लोग आंसर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गजपति, नरपति और अश्वपति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? पहलवानों को दी जाने वाली उपाधियां जो उनकी ताकत को दर्शाती है, या तो जासूसी, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार शाही अधिकारी, या तो ऑप्शन सी सम्राटों को उनकी सैन्य क्षमताओं के आधार पर दी जाने वाली उपाधियां, या तो घोड़ों और हाथियों के व्यापार का प्रबंधन करने वाले बंदरगाहों का प्रकार। बताइए
क्या पूछा हुआ कि मध्यकालीन इतिहास में अश्वपति, गजपति, नरपति, अश्वपति, तो देखिए यह सम्राटों के उनकी सैन्य क्षमताओं के आधार पर दी जाने वाली उपाधियां थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वे अराविदु वंश के थे। दूसरा है उनके शासनकाल के दौरान इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने भारत का दौरा किया। वही तीसरा है उन्होंने नगलपुरम नामक एक उपनगरीय शहर की स्थापना की थी। और चौथा है उन्होंने तेलुगु महाकाव्य आमुक्तमाल्यद की रचना की। कौन सा कथन, यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही होगा? पूछा हुआ है कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन देख लीजिए पहले, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। चलिए अब आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चार को इसमें दिख रहे हैं स्टेटमेंट, इसको आंसर बताना है। तो देखिए वे अराविदु वंश के थे, जो कि बिल्कुल गलत है। वो कौन से थे? तो देखिए कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। किससे थे? तुलु वंश। तुलु वंश का नाम सुना है कि नहीं? तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। पहला कथन गलत है। उनके शासनकाल के दौरान इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने भारत का दौरा किया था। क्या ये सही है? तो देखिए इतालवी यात्री निकोलो कोंटी लगभग 1420 में, कब था? 1420 से संबंधित रूसी व्यापारी नीतिकन देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, न कि ये, तो देवराय के शासनकाल में आया था। दूसरा भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वही तीसरा देखेंगे, उन्होंने नगलपुरम नामक एक उपनगरीय शहर की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है, 1520 में किया था। कब किया था? 1520 में किया था। वही चौथा है कि उन्होंने तेलुगु महाकाव्य आमुक्तमाल्यद की रचना की थी। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें किया गया था। जो संस्कृत में उषा परिणाम और जाम्बती कल्याणम की रचना भी किया था। तो इसमें 3 और 4 सही है, पहला तो दूसरा गलत है। क्या लगाएंगे इसमें कि 2 कथन सही है। ठीक है, क्या है? 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए कौन सा कथन सही होगा। तो अरब व्यापारियों ने पूरी तरह से अरब और मध्य एशिया से घोड़ों के व्यापार को नियंत्रित किया था। और वही दूसरा, तो दूसरा देखेंगे कि शासक देवताओं के साथ अपने गहन संबंधों को दर्शाने के लिए हिंदू सूरत राणा की उपाधि धारण करते थे। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, या दोनों कथन गलत है, या दोनों कथन सही है? तो देखिए इसमें जो दूसरा वाला कथन है कि शासक देवताओं के साथ अपने गहन संबंधों को दर्शाने के लिए हिंदू सुतारण का उपाधि धारण करते थे, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें पहला कथन जो है, ये पहला कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन कह रहा है कि अरब व्यापारियों ने पूरी तरह से अरब और मध्य एशिया से घोड़ों के व्यापार को नियंत्रित किया था। ये कथन बिल्कुल गलत है। तो देखेंगे अरब व्यापारियों ने आरंभ में घोड़ों के व्यापार को नियंत्रित किया, लेकिन कुदी रई चट्टी, कौन है? कुदिरई चट्टी, कुदिरई चट्टी का नाम सुना है? कुदिरई चट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध व्यापारियों के स्थानीय समुद्र में भी विनिमय में भाग लेते थे। तो इसलिए केवल ये अरब और मध्य एशिया का नहीं हो जाएगा, जो कि अलग अलग जगहों से लोग भाग लेते थे। ठीक है, ये है व्यापारी है, कुदिरई चट्टी जो है व्यापारी है। तो क्या लगाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है कि चोल शिलालेखों में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। भूमि का प्रकार और यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। इसमें देखिए ऑप्शन देख लीजिए, पूछ रहा है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या सभी चार। कौन सा कथन सही है पूछा हुआ है। और 1, 2, 3, 4, ये 4 ऑप्शन हैं। इसको मैं और छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे बाई हैंड लिस्ट में लिख देता हूँ। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो कह रहा है कि वेलन वगई जो है, कह रहा है कि जैन संस्थाओं के मालिकों को दान दी गई भूमि। क्या ये सही है?
तो देखिए विल्लन वगाई जो है ये गैर ब्राह्मण किसान समूहों के स्वामित्व वाला भूमि को संदर्भित करता है। कौन है? गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण समझते हैं मतलब क्या होता है? गैर ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं है वो गैर ब्राह्मण हो गया। तो ये पहला कथन गलत। दूसरा कह रहा है कि ब्रह्मदेव ब्राह्मणों में उपहार दी गई ये भूमि थी, तो ये सही है। तीसरा कह रहा है कि साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, साला भोग सही है। वही चौथा देखेंगे यहाँ पर, चौथा क्या है? तो चौथा है आपका पल्ली चंदम गैर ब्राह्मण किसान की भूमि। तो देखिए ये भी कथन गलत है, पहला और चौथा गलत हो जाएगा। तो पल्ली चंदम क्या है? ये जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि को संदर्भित करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें लगाएंगे केवल 2 कथन सही है, ठीक है। पहला गलत है, चौथा गलत है और दूसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक है। वीडियो रोक कर देख लीजिए, यहाँ पर आई थिंक देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आता है। 14 क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन नंबर 14। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुणबियों ने मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान किया। उन्होंने मुगलों से मालवा और गुजरात छीन लिया। और तीसरा है बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक ने मराठा संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। केवल एक, केवल दो, केवल या तो सभी या तो कोई नहीं, सभी 3। कौन सा कथन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब इसका आंसर बताइए। तो कुणबियों ने मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने मुगलों से मालवा और गुजरात छीन लिया था, सही बात है, छीन लिया था। तीसरा कह रहा है कि बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक ने मराठा संप्रभुता को स्वीकार कर लिया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, तीनों कथन सही है, ठीक है, तीनों ही कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। मध्यकालीन भारत के चेरों के साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उदय वर्तमान उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। वही दूसरा है यह पूरी तरह से राजा मानसिंह के अधीन था। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, या तो दोनों, या दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। तो देखिए इसमें दोनों के दोनों कथन क्या है? दोनों के दोनों ही कथन गलत हैं। वर्तमान बिहार और झारखंड के कई क्षेत्रों में 12वीं शताब्दी तक चेरों का प्रमुखता से उदय हो चुका था और अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेरों पर हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया था और उनसे यह भारी मात्रा में लूटपाट की गई, लेकिन वे पूरी तरह से पराजित नहीं हुए थे। वही औरंगजेब के अधीन मुगल सेना ने कई चेर किलों पर कब्जा कर लिया और जनजाति को अपने अधीन कर लिया था। और मुंडा और संथाल अन्य महत्वपूर्ण जनजातियों में से थे जो इस क्षेत्र में और उड़ीसा, बंगाल में, बिहार में भी रहते थे, ठीक है। दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा मिसलों का उचित रूप से वर्णन करता है? सिख के संप्रभु राज्य, खालसा शासन के दौरान भूमि राजस्व का प्रकार, मुगलों का भूमि राजस्व मॉडल, या तो गुरिल्ला युद्ध में शामिल मराठा योद्धा। क्वेश्चन नंबर 16। पहला कथन सही है, सिख संघ के संप्रभु राज्य। तो मिसले सिख संघ के संप्रभु राज्य थे जिनका उदय 18वीं शताब्दी में उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। मुगल काल के दौरान राजपूतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने आगरा की सूबेदारी को संभाला। वही आमेर के सवाई राजा जयसिंह के सूबेदार थे। और तीसरा है कि मेवाड़ एकमात्र राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। कौन सा कथन सही होगा? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या तो 3, या तो 1, 2 और 3। चलिए अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, इसको बताना है। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने आगरा की सूबेदारी संभाली। क्या कथन सही है? तो देखिए जोधपुर के जो राजा थे वो अजीत सिंह ने गुजरात की सूबेदारी संभाली थी। कहाँ थी? गुजरात की, आगरा की नहीं। आमेर के सवाई राजा जयसिंह गुजरात के सूबेदार थे। तो सवाई राजा या जयसिंह मालवा के सूबेदार थे, गुजरात के नहीं बल्कि मालवा के सूबेदार थे। दूसरा भी कथन गलत। मेवाड़ एकमात्र राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। अब 2 कथन सही है तो एक कथन राइट ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
मतलब ये तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केवल थर्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। चोल राजाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयालय ने तंजावुर शहर का निर्माण किया। दूसरा है, राजराज ने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर आक्रमण किया। वही तीसरा है, मुवेद वेलन कुल कुछ धनी भूस्वामियों को दी जाने वाली उपाधि थी। कौन सा कथन इसमें सही होगा? ऑप्शन देख लीजिए एक बार, केवल 2 और 3, या तो केवल 2, या तो 1 और 3, या तो 1, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। चोल राजाओं के संबंध में है। देखिए बड़ा खूंखार राजा सब थे, बहुत ही ताकतवर, जो कि राजराज प्रथम थे। राजन चोल था, राजन चोल तो बहुत जगह का पूरा कब्जा कर लिया था। तो देखिए कावेरी डेल्टा में ये मदुरई मुट्टू परियार में के नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ये कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महंत थे। और अगर इसमें पहला कथन देखेंगे कि विजयालय के तंजावुर शहर का निर्माण किया था, तो विजयालय जो उरियार चोलों का के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित थे। 9वीं शताब्दी के मध्य मुटियार को हराकर डेल्टा पर कब्जा कर लिया और उन्होंने तंजावुर शहर और वहाँ निसु बुद्धिसिनी देवी के लिए मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो पहला कथन इसमें सही। दूसरा देखेंगे, राजराज ने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर आक्रमण किया। तो देखिए विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और उसका राज्य क्षेत्रफल और शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। वही दक्षिण उत्तर पांड्य और पल्लव इस क्षेत्र का राज्य का हिस्सा बन गए थे। और राजराज के बेटे, राजा इसका जो राजराज नहीं बल्कि इनके बेटे कौन था, वो था राजेंद्र चोल। राजेंद्र प्रथम ने अपनी उनकी नीतियों को जारी रखा और यहाँ तक कि गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर आक्रमण किया और उन अभियानों के लिए एक नौ सैनिक अभियान विकसित किया था। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये राजराज नहीं बल्कि राजेंद्र चोल था। और तीसरा है कि मुवेद वेलन कुछ धनी भूस्वामियों को दी जाने वाली उपाधि थी। तो सही बात है, ये चोल राजाओं ने कुछ धनी भूस्वामियों को सम्मान के तौर पर ये देने वाली है। 3 राजाओं को अपनी सेवाओं के प्रदान करने वाला वेलन या किसान था। ठीक है, तो ये उपाधियां थी, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, दूसरा कथन गलत है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज़, इसमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे गलत पूछा हुआ है। अगर सही लगता है तो यहाँ पे 1 और 3 लगाते हैं, लेकिन 1 और 3 सही नहीं, तो 1 और 3 इसमें सही है लेकिन बताना है गलत, तो सिर्फ दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान दी, बहुत ध्यान से इसको लगाइएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आते हुए क्वेश्चन गलत होकर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक दिल्ली सुल्तान अपने विशेष सैन्य गुलामों को सूबेदार नियुक्त करने के पक्षधर थे। वही खिलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को विभिन्न क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त किया। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? दोनों कथन सही है, या तो केवल 1, या तो केवल 2, या तो दोनों कथन गलत। क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश और सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। ठीक है, पहला कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। पहला और दूसरा दोनों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन स्थानीय सामंतों के कर लगाने के अधिकार समाप्त कर दिए गए। फिरोज शाह तुगलक ने नियमित कर के रूप में जकात वसूल की। और तीसरा, खराज मवेशियों पर लगाया जाने वाला कर था। केवल 1, केवल 2, सभी 3, या तो कोई नहीं। चलिए इसमें ये तो ऑप्शन ऐसे है, ओनली 1, ओनली 2 वाला, तो बताना है इसमें कौन सा सही होगा। पहला कथन कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के अधीन स्थानीय सामंतों के कर लगाने के अधिकार समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए
तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया था। वही अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी ये कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया था। वही सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन का पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा था। जैसे कि इस समय बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं ना कि सर जितनी भी संपत्ति सबका पैमाइश करा जाएगा, वैसे ही कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। तो पहला कथन सही। दूसरा कथन कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने नियमित कर के रूप में जकात वसूल की। तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है कि सल्तनत काल के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने नियमित कर के रूप में जकात एकत्र किया और इसके लिए एक अलग खाता भी रखा गया था। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है, पहला और दूसरा सही हो चुका है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि खराज मवेशियों पर लगाया जाने वाला कर था। तो क्या ऐसा था? गलत है। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, तो ये किसी पे लगाया जाता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि केवल 2 कथन सही है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। तो आज से ये क्वेश्चन नंबर 20, इसको कई बार रिपीट करिएगा। देखिए ये एकदम यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।